दिवाली खुशियों वाली। जी हाँ, इस दिवाली की ये है थीम हमारी, और वो थीम भी इसलिए है कि पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली तक ज़्यादातर निवेशकों ने बाजार में भरपूर कमाई की, और इस कमाई करने में बाजार के कई दिग्गजों ने उनकी मदद की है, और कई सारे म्यूचुअल फंड्स ने, और ख़ास तौर से कुछ ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स बाजार में इस वक्त सामने आए जिन्होंने पिछली दिवाली के बाद अपने कामकाज को या तो शुरू किया है या बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। ऐसे कुछ खास मेहमानों से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ इस बेहद खास शो में। हेलियस इंडिया के CEO दिनशो ईरानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने इसी साल अपने फंड को लॉन्च किया, शुरुआत की। और व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड के CEO आशीष सोमैया साहब भी है, जिन्होंने शुरुआत तो पहले कर ली थी दिवाली से पहले, लेकिन ज़्यादा एक्शन दिवाली के बाद ही आता दिखा है। सर, आप दोनों के लिए तो दिवाली बड़ी जोरदार है इस बार। आशीष जी, मतलब इस दिवाली का हम बहुत साल से वेट कर रहे थे, काफ़ी सालों से इंतजार कर रहे थे, फाइनली। सर, हमारे लिए तो हर एक दिवाली अच्छी रहती है। बहुत बढ़िया, लेकिन ये स्पेशली एक माइलस्टोन है। ये स्पेशल है क्योंकि हमारा NFO अभी आज खत्म होने वाला है। आज लास्ट डे? आज लास्ट डे NFO। अरे क्या बात है। पहली बार म्यूचुअल फंड में कदम रख रहे हैं इतने सालों बाद। बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली पे जो बड़े माइलस्टोन आप दोनों के फंड्स ने छुए हैं, अगली दिवाली पर और ज़्यादा मुस्कुराहट आपके चेहरे पर दिखे। वैसे आमतौर पर निवेशक खुश हैं, इस बार किसी को कोई कंप्लेन नहीं आशीष जी, है ना? नहीं, इनफैक्ट पिछला साल जिस तरीके से गया, जैसे शायद हमको याद होगा हम बात कर रहे थे कि पिछला साल जिस तरीके से गया और ख़राब हो सकता था, लेकिन जितना हो सकता था उतना ख़राब हुआ नहीं। और इस साल तो अगर आप देखें तो मार्च में एक माइनर हिकअप के बाद पैसा बना ही है, तो डेफिनेटली खुश होने के कई कारण हैं, नाराज़ होने का तो कोई कारण नहीं है। पिछले साल से लेके अब तक सारे, जैसे आपने बताया पिछले साल फंड्स लॉन्च हुए तो सारे डबल डिजिट रिटर्न है। करेक्ट। तो उसमें कोई आगे जाकर के एक्सपेक्टेशन किस तरीके से बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक तो सब बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल। और सर, इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो रही है, नए फंड्स आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी नए आ रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं है आपको? जी बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली आप देखिए तो सिप 2 बिलियन और 16,000 करोड़ के सिप हो गए हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि हमारे टाइम में जब हम हमारे म्यूचुअल फंड देखते थे अलायंस के दिनों में, तब तो ये सपना हुआ करता था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन आप देखिए जिस हिसाब से सेविंग्स बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से निवेशक आ रहे हैं, एवरी मंथ ग्रोथ आ रहा है। और प्लस आप बाकी NFO लगाइए, EPFO लगाइए, तो आधा 4-5 हज़ार करोड़ वहाँ से और आ रहे हैं, तो इसलिए तो बहुत ही बढ़िया लगा। दिनशो सर, तो जनरली हमारी जो परंपरा है, हर दिवाली पर हम एक दिवाली अगली दिवाली तक के लिए थोड़ा आउटलुक लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और आने वाली कुछ और साल तक के लिए भी बताएं सर, क्या व्यू क्या बन रहा है मार्केट में इस वक्त? जी ऐसा है कि बाज़ार में इंडिया को लेके तो व्यू बहुत अच्छा है, कि आप हमारा डोमेस्टिक देखिए, जो टैक्स इनफ्लोज हैं इतने बढ़िया हो रहे हैं, गवर्नमेंट का केपेक्स देखिए बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और दूसरा ये मत भूलिएगा कि अगले मई में सेंट्रल इलेक्शंस हैं, तो वहाँ आप देखिए कि कितना इन्फ्यूजन आ रहा है। अभी रूरल इकोनॉमी के लिए भी ज़रा पुश हो रहा है, तो वो जो पार्ट था रूरल का जो डाउन था, वो अभी होपफुली थोड़ा दैट इकोनॉमी आल्सो विल पिक अप, तो वो एक आप ध्यान रखिए। और दूसरा प्रॉब्लम हमें यहाँ हो रहा है US से। ठीक है। एक्चुअली एक बड़ा जो पड़ाव है वो US का है, जो हमें लग रहा है कि मैनेज अभी तक तो बहुत बढ़िया किया उन्होंने, लेकिन जिस हिसाब से उनके लॉन्ग टर्म जो 10 साल के यील्ड्स हैं जो भाग गए हैं, वो थोड़ा आगे चल के थोड़ा तकलीफ दे सकते हैं। इसलिए दोनों साइड का पलड़ा बिल्कुल भारी है, तो एक साइड से अच्छा है, दूसरे से खिंचाव है। तो लोकल फर्स्ट क्लास, ग्लोबल थोड़ा क्वेश्चन मार्क। हाँ जी आशीष सर, आपका व्यू मार्केट पर दिवाली, अगली दिवाली पर यहाँ से ऊपर दिखेंगे? अगली दिवाली यहाँ से ऊपर, लेकिन मैं ऐसे डिवाइड करूंगा कि दिवाली से लेके समझो होली तक, और फिर होली से लेकर के ये अच्छा आइडिया है सर। 2 पार्ट में उसको अगर डिवाइड करेंगे जी, टेल ऑफ 2 हाफ्स जैसे बोलते हैं, तो वो ये कि काफ़ी सारे जो इवेंट्स हैं, जैसे दिनशा साहब ने बताया कि US में मतलब तरह तरह के किस तरीके के हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, ये तरह तरह के एडजेक्टिव्स के साथ लैंडिंग की डिस्कशन होती है, तो वो किस तरीके से होता है, 10 ईयर बॉन्ड का क्या असर पड़ता है, वो आने वाले 6 महीनों में शायद हम लोगों को उसके ऊपर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे सारे स्टेट इलेक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, हम जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो आने वाले 3 से 6 महीने में वॉलेटिलिटी होने के लिए या नेगेटिव मूवमेंट्स होने के लिए काफ़ी कारण बन सकते हैं। लेकिन 1 साल बाद अगर हम देखें तो निश्चित है कि ये इवेंट्स हमारे पीछे होंगे, और अगर मार्केट को कंटिन्यूटी मिली, गवर्नमेंट को लेकर के कंटिन्यूटी अगर मिली, तो हम लोग एक अलग तरीके का माहौल देख सकते हैं मार्केट में। तो मतलब आप दिवाली के पहले तक टेंशन नहीं है, दिवाली के बाद देखना, सॉरी होली तक टेंशन नहीं है? होली तक शायद होली तक रहेगी टेंशन, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब रिजल्ट
जैसे जैसे मई में जैसे आएगी। पिछली होली के आसपास हमने एक ट्रेलर देखा ना, मार्च 2023 में एक ट्रेलर देखा हमने। वैसा एग्जैक्टली। तो उसके बाद इलेक्शन के बाद क्लैरिटी आ जाएगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक बात है। तो एकमात्र रिस्क अगर कुछ है या बड़ी इवेंट है वो इलेक्शन है, आपको भी लगता है सर बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है? जी, इलेक्शन आई थिंक स्टेट का ज़्यादा होगा देन अपना सेंटर का, क्योंकि सेंटर में अभी कोई बोल तो नहीं सकता, लेकिन लगता नहीं है कि कुछ वहाँ बड़ा पे change उथल पुथल होने वाला है। तो स्टेट इलेक्शन तो छोटी मोटी चीज़ है। हाँ जी, वही तो, वो तो आई थिंक मार्केट जो अभी आपने देखा वो बिल्ड इन कर ही रहा है। तो सर एक और जो चीज़ है ग्लोबल मार्केट्स को लेकर जिसका दिनशो सर ने भी थोड़ा जिक्र किया कि अगर चिंता है तो थोड़ी अमेरिका की है। चिंता पिछले साल के मुकाबले में कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ मार्च 2023 में हमको एक ट्रेलर दिखा ना, 3-4 बैंकें उड़ गई। हाँ हाँ। एक बार ऐसा लगा कि भाई अभी इनके आर्थिक व्यवस्था को भारी क्षति पहुंचेगी। तो क्या है कि वहाँ पे जब तक कोई ना कोई ये इशू होता नहीं है, तब तक देखिए क्या होता है कि डॉलर, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर रहता है यूएस का तो डॉलर स्ट्रांग रहता है, डॉलर स्ट्रांग रहता है तो हमारी करेंसी पे प्रेशर आता है, हमारे इंटरेस्ट रेट पे प्रेशर आता है। करेक्ट। तो जब तक वहाँ पे कोई ना कोई ये सारा जो मामला है ये अपने पीछे नहीं हो जाता है वहाँ से, तब तक हम आगे एक हाईवे नहीं देख सकते हैं। वो चैलेंज है हमारे लिए। जैसे अभी तक हम लोग इस लेवल पे है क्योंकि हमारे डोमेस्टिक कंडीशंस बहुत स्ट्रांग है। आप समझ सकते हैं कि 2013, 2008-9 पिछली बार जब भी ऐसा माहौल बना है तब तो हम लोग एकदम मैदान के बाहर हो गए थे। करेक्ट। अभी हमारे डोमेस्टिक कंडीशंस इतने स्ट्रांग है कि हम अपने बलबूते पे खड़े हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे मार्केट को एक आगे अच्छा एक हाईवे देखने को मिले, उसके लिए यूएस के जो भी इश्यूज हैं वो एक बार उसमें कुछ ना कुछ उसका निकाल आना चाहिए। ये कभी हाँ कभी ना वाला मामला है ना, कभी बोलते हैं ब्याज दर बढ़ाएंगे, कभी बोलते हैं, बड़ा कंफ्यूज है। हाँ। तो जब भी वहाँ पे ऐसा वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को लेकर के नेगेटिव डेटा आता है तो ऐसा लगता है कि भाई चलो अब ये लोग ब्याज दर को थोड़ा रोकेंगे, रेज नहीं करेंगे। तो आप देखिए फिर रुपया 81 पे जाता है, फिर हमको भारी एफआई फ्लो देखने को मिलता है। फिर कुछ होता है, फिर बोलते हैं कि नहीं अभी तो ब्याज दर बढ़नी है, तो फिर रुपया 83-84 की तरफ जाता है, फिर एफआई अपना हाथ रोक लेते हैं। तो मुझे क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अगर फटना है तो फटे एक बार, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। ये बात है, जो होना हो जाए, काम निपटे। अच्छा सर दिनशो सर, ऐसी सिचुएशन में क्या लगता है आपको, क्या अगर ग्लोबल ख़राब हुआ तो हम कम ख़राब होंगे और अच्छा हो तो हम ज़्यादा अच्छे होंगे, ये सोचना ठीक है? जी एक्चुअली मुझे तो ये लगता है कि ये रेस में हम अभी आगे भाग रहे हैं। हाँ। तो वो तो पक्का है, गिवन है। अगर जो ग्लोबल ख़राब हुआ तो रुपए पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आई डोंट थिंक हमारी इकोनॉमी पे इतना इम्पैक्ट आएगा जितना रुपए पे आएगा। तो हम ग्रोथ हमारा एश्योर्ड है, लेकिन यही है कि अगर जो पुल बैक आता है, जैसे अभी आप सीखिए चाइना का भी हालत इतना अच्छा नहीं है। दोनों यूएस और चाइना 25 से 30% ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है। तो ये दोनों अगर जो पुल बैक करते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से मैंने कहा कि डोमेस्टिक फ्लोज जो हैं आपके 20,000 करोड़ के आसपास हमारे रेगुलर डोमेस्टिक फ्लोज हैं, तो वो एक हद तक आपको संभाल सकेंगे, पर बियॉन्ड दैट थोड़ा ग्रोथ का भी इम्पेटस चाहिए होता है हमें। ये बात सही है। अच्छा अब आते हैं सर हमारे अपने फंड्स पर, हमारे अपने इन्वेस्टर्स पे, बड़े मजबूत है रिटेल वाले। आप तो इतने सालों से देख रहे हैं, इस बार क्या बदलाव दिखा उनमें सर? एक्चुअली रेजिलियंस देखिए सर, क्या है कि अगर हम 2008 का माहौल देखते हैं, 2013 का माहौल देखते हैं, जब भी ये यूएस को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, टेपर ट्रेंटम बोल दीजिए या आप लेमन ब्रदर बोल दीजिए, तो तभी के जो निवेशक थे वो जिस तरीके से रिएक्ट करते थे, जैसे अभी मार्च में हमने 16,600 देखा। करेक्ट। उसके ऊपर आप देखिए कोई ज़्यादा चर्चा भी नहीं हुई। मतलब 19,900 20,000 लेवल से 16,600 आना, मतलब एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में 20-25% की गिरावट। पिछले साल मई 2022 में हमने 15,200 तक निफ्टी देखा। तो 2 बार हमने देखा कि 20-25% की भारी गिरावट आई है, लेकिन इस तरीके का पैनिक नहीं है। इनफैक्ट जब भी गिरावट आती है उसके थोड़े समय बाद इन्फ्लोज म्यूचुअल फंड्स में बढ़ता है। तो नए में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 10 साल 15 साल पहले देखें तो अभी के जो निवेशक हैं जो अभी मार्केट में आए हैं, इनका मेरे को लगता है एजुकेशनल बैकग्राउंड, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, रिस्क एपेटाइट ये बहुत ही अलग है। क्योंकि 15-20 साल पहले जो लोग थे उनको पैसा गंवाने का वाकई में डर था। हमारे जनरेशन में जो लोग थे उन्होंने इतना कैपिटल, इतना पैसा, ये बात तो सही है, देखा नहीं ना। मतलब अगर हमारे घर में समझो 2-5 लाख का नुकसान हो जाए, अरे बड़ा काम हो जाता था। बहुत
मतलब उसका लॉन्ग आस लग जाती थी। हमारा मतलब फ्यूचर शायद डिसरप्ट हो जाए उस सही बात तरीके है, का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक लेकिन आज जो बंदा 25 साल का है उसका ठीक बना लेंगे, मतलब हाँ, वापस कर लेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल अलग है। अच्छा सर, बड़ी चर्चा है आजकल वो मिड कैप लार्ज कैप के बीच में चलती है। पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में बनता है, पसंद लार्ज कैप आते हैं, तो इन्वेस्टर क्या करे फिर ऐसे में? जी एक्चुअली एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि मुझे याद है कि जब मैं अपने डैडी को मैं बोलता अगर जो कि मुझे गाड़ी चाहिए लोन पे, तो ऐसी मार पड़ती मुझे कि बेटा पहले कमा ले खुद। हाँ। तो सेविंग्स का तो बिल्कुल ही बराबर बोलेंगे कि आजकल तो वो रिवाज है ही नहीं, आप बाजार में डालो और कमाओ और गवाएगा तो ठीक है। अच्छा, दूसरा आपने ये बोला मिड कैप स्मॉल कैप की जो बात की आपने, उसमें ऐसा है कि एक्चुअली आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रेच हो गया, क्योंकि आप देखिए इंडेक्स को, तो इंडेक्स काफ़ी हद तक मिड कैप स्मॉल कैप का काफ़ी हद तक ऊपर है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। तो हमें आज की तारीख में यही लग रहा है कि लार्ज कैप एक सेफ जगह है जहाँ पे आप रह सकते हैं। और अगर जो जैसे मैंने बोला ग्लोबली उथल पुथल आया, तो ऑब्वियस है कि पहले करेक्शन आपको मिड और स्मॉल में ही दिखेगा और काफ़ी बड़ा करेक्शन भी दिख सकता है। ये बात सही है। तो फिर दोनों सर वो है ना, रिटर्न तो चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप वाले आशीष जी, और सेफ्टी चाहिए लार्ज कैप वाली, कोई फॉर्मूला बताओ ना सर। नहीं तो अगर आप ये म्यूचुअल फंड्स में तो हर चीज़ का सोल्यूशन है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे बस वही बता दीजिए। तो क्योंकि सबसे बड़ा कैटेगरी तो म्यूचुअल फंड्स का है, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, यही होता है। और वाकई में ये सही भी है कि मिक्स्ड एसेट एलोकेशन, देखिए या तो अपने पोर्टफोलियो लेवल पे आप सारे पिक कर लीजिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या तो अगर म्यूचुअल फंड में लगा दे तो ऐसे म्यूचुअल फंड में लगाइए जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पूरा एक्सपोजर बरकरार रहे और आपको वॉलेटिलिटी, जैसे बैलेंस फंड्स है, बैलेंस एडवांटेज फंड्स है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, जहाँ पे पूरी की पूरी मैंडेट ओपन है, फंड मैनेजर अपने आप ही कर सकते हैं। तो सॉल्यूशंस तो हर तरीके के हैं। किसी भी एक, देखिए आज का प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो पिछले 6 महीने में मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में आ रहा है। और वो कई बार हमको ऐसा डर लगता है कि भाई पिछले 6 महीने का रिटर्न देख करके लोग अपना मन बनाते हैं। तो सोचने वाली बात क्या है कि जहाँ पे भी आप ओवर एक्सपोज्ड हैं, जहाँ पे भी आप ओवर एक्सपोज्ड हैं, जहाँ पे भी कम समय में बहुत पैसा बन गया है, उसको एक्स्ट्रापोलेट मत करिए, उसको उतना का उतना बनेगा, वो जो गलत फहमी रहती है हाँ वो नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं, वो ध्यान रखना चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो मतलब थोड़ा सा रिटर्न्स की जो आपकी कमाई करने की जो उम्मीदें हैं थोड़ी उसको कम कर लें, पैसा तो बन जाएगा, थोड़ा सा पोर्टफोलियो प्रॉपर बना लें। आइए हमारे साथ इस खास शो में एक और बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। एस लैंड्सडाउन इन्वेस्टमेंट्स के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी, आपको सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और आपके सारे दर्शकों को। बिल्कुल सर, दोनों बहुत बुलिश है सर आपके आने के जस्ट पहले। वो लोग बहुत अनाप शनाप जबरदस्त भयंकर तेजी होगी इंडिया में, आप इनसे ज़्यादा हैं। इंडिया में बेरिश रहने का कोई लॉजिक नहीं है जी, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, बट मेरा ये मानना है कि इंडिया अपनी इंडिया की क्रिकेट टीम की तरह है कि पहले क्या होता था, हमारा पता नहीं चलता कि हम बॉलिंग में ज़्यादा अच्छे बैठ रहे हैं, बैटिंग में अच्छे ज़्यादा बैठ रहे हैं। तो हमारा ऑलवेज डिपेंडेंसी रहता था कि एफआई का फ्लोज आएगा तो हम बढ़ेंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो एफआई ड्रिवन मार्केट था, यानी बॉलर अच्छा करेगा, बैटिंग बैट्समैन अच्छा करेगा, पता नहीं था। अब ये हो गया है कि हर टीम को हम 250 से हराते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो 250 का गैप क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बैटिंग भी सुधर गई है, फील्डिंग भी सुधर गई है, बॉलिंग भी सुधर गई है। मेरा कहने का मतलब कि एफआई फ्लोज इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। एसआईपी फ्लोज, जैसे आशीष बता रहे थे म्यूचुअल फंड के बारे में, तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी फ्लोज कंटिन्यूसली आ रहे हैं और ये तो भी शुरुआत है। क्योंकि हम अभी 3.5-4% लोग अभी म्यूचुअल फंड सोचते हैं, मतलब 50% भी हो सकता है देश में, क्यों नहीं हो सकता है? करेक्ट। और वो भी एंटरप्रेन्योर कंट्री है, ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई छोटी कंट्री है, कोई अननोन कंट्री है। वियतनाम, मैक्सिको, ब्राजील में 40% के ऊपर फाइनेंशियल सेविंग इक्विटी में आती है, तो हम तो अभी तो बहुत 5-6-7% में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हर करेक्शन बाइंग है, देयर आर लॉट ऑफ शॉर्ट टर्म वरीज लाइक इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, उसमें वोलेटिलिटी बढ़ेगी। जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी बहुत स्लो डाउन में जा रहा है। इंटरेस्ट रेट साइकिल टफ रहने वाली है डिस्पाइट स्लो डाउन, क्योंकि इन्फ्लेशन हर जगह पे काफ़ी फ्लक्स में है, काफ़ी रिजिड इन्फ्लेशन है अनफॉर्चुनेटली। एंड जियोपॉलिटिकल हमेशा रहने वाला है सर पे। एक और चालू था, अब दूसरी और चालू हो गई है। अभी पता नहीं कल ताइवान चाइना खड़ा हो जाता, ताइवान चाइना खड़ा हो जाएगा, बोलता है मुझे भी और करनी है, यू नेवर नो। ये सब के बीच में इंडिया मुझे लगता है सबसे
हॉटस्पॉट रहेगा, सेफेस्ट स्पॉट रहेगा। जैसे मैंने बताया, इंडियन टीम जैसे बैटिंग कर रही है, ऐसे इंडिया की इक्विटी मार्केट बैटिंग कर रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लग रहा है। ऑफकोर्स थोड़े करेक्शन आ सकते हैं, बट दैट विल बी अ बाइंग। सिंपल एक फॉर्मूला, जब भी करेक्शन मिले लेने ही ले हो बस। अब अगले 10 साल पूछो ही मत, 10 साल पूछो ही मत, आप लेते रहो बस हर तो टाइम। मैं तो अगली दिवाली पूछने वाला था, आपने 10 साल का बता दिया एकदम। तो अब वो मैंने जो बताया था ना, बहुत अनावश्यक जरूरत से मैंने जानबूझ के बोला था कि आप पता है लेकिन जो लोगों के मन में ये है कि भाई एक तरफा 2-3 साल से हम तेजी देख रहे हैं, बढ़िया पैसा भी बना है, आमतौर पर थोड़ा सा सावधान होने की इच्छा होती है, स्पेशली इलेक्शन ईयर है, तो क्या वाकई में कुछ प्रॉफिट बुक करके लोगों को हल्का रहना चाहिए, या फिर इलेक्शन की तरफ देखो मत, आगे बढ़ो? नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, नीचे में लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट बुक कौन करे जिसका पूरा इन्वेस्टेड है। हम तो पूरे इन्वेस्टेड ही नहीं है अभी तो। हाँ, ये बात तो इन्वेस्टेड ही नहीं है, तो प्रॉफिट बुक कहाँ करेंगे। और पिछले 2 साल में निफ्टी बढ़ा कहाँ है? 10% निफ्टी बढ़ा है, 10-11%। निफ्टी का अब जो बाजार चला ही नहीं है एक्चुअली, हम तो ग्लोबल के साथ चल रहे हैं। ये 1 साल में थोड़ा मिड कैप में सेक्टर स्पेसिफिक तेजी आई है, कैपिटल मार्केट या डिफेंस या कैपिटल गुड्स रिलेटेड एरिया में, बट पूरी तेजी कहाँ है? ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कोविड जनवरी 20 के लेवल पे भी नहीं पहुंचे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं इंडिया में। और कुछ बड़ा न बड़ा हो, मैं एक चीज़ बता सकता हूँ आपको, सुन के मेरा खून तो बढ़ गया है एकदम, मतलब एकदम जोश भी बढ़ गया है और थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन भी। जी अनिल जी, एक चीज़ बता दूं, जो आपने पूछा कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं। एक्चुअली अगर जो निवेशक म्यूचुअल फंड में है तो उसको तो घबराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो फंड मैनेजर है, अगर जो प्रोएक्टिव है, वो ऑलरेडी उनके बिहाफ पे तो कर ही रहा है। जैसे इन्होंने बोला, फ्लेक्सी कैप सबसे बड़ा कैटेगरी इसीलिए है क्योंकि वो शिफ्ट चलता रहता है मिड कैप स्मॉल कैप से लार्ज कैप में वगैरह, वो सब तो वो आई थिंक मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए, अगर जो आप। हाँ, ये बात सही है। हाँ भाई, अगला आपसे फीस भी ले रहा है तो, और एक्सपर्ट भी है, उसके पास समय भी है, टाइम भी है, एनर्जी है, समझदारी है, तो फिर उनको करने दीजिए। अच्छा सर, अब आशीष सर, क्या पसंद है आपको इंडिया में, क्या चलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल 2 साल में डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, ऐसा मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी उसके पीछे के जो बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट है वो तो है ही, तो और पिछले 2 साल में ऐसा कोई बहुत भारी परफॉर्मेंस भी नहीं हुआ है। तो एक तो है ये बड़े बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, दूसरा रोटेशन के तौर पे मैं बोलूँगा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में चेंज देखने को मिलेगा। कंजम्पशन बैंक्स, कंजम्पशन थ्योरी, एक चीज़ मैंने एक नोटिस भी की है, इलेक्शन ईयर में कंजम्पशन स्टॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं वैसे भी, तो अगली दिवाली तक आपने बिल्कुल सही पकड़ा एकदम। हाँ, सो केवल मैं जैसे स्टेपल्स या FMCG है, केवल उसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा। जो महंगे आइटम्स, महंगे जो एफ्लुएंट या अर्बन के पास ज़्यादा पैसे जो खरीदते हैं, गाड़ियाँ हुई, हाँ, तो ये आने वाले थोड़े समय के लिए ये बरकरार रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। दिनशो सर, आपको क्या पसंद है? कि देखिए, जैसे ही हमारी इकोनॉमी एक्चुअली, ये 2 राय नहीं है यहाँ पे, हम 3rd लार्जेस्ट होने वाले हैं वर्ल्ड में इकोनॉमी, राइट, और वो 27-28 आप आर्ग्यू कर सकते हो कि कब होगा क्या होगा, तो उसके हिसाब से जैसी ऐसी इकोनॉमीज मूव होती हैं, अगर जो आप US का देखें या चाइना का देखें, जैसे इन्होंने बोला, एक्चुअली 2 सेक्टर तो हमेशा बिग पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल्स और दूसरा होता है कंजम्पशन, और कंजम्पशन में डिस्क्रिशनरी होता है, स्टेपल्स FMCG वगैरह नहीं होता। ये आप जस्ट बिकॉज आप ज़्यादा कमा रहे हैं, मतलब ये नहीं आप 4 बार नहाएंगे दिन में, ठीक है, तो ज़्यादा महंगा वाला शैम्पू खरीदेंगे ले रहे, हाँ वैसा है, ठीक है, तो वो होगा। तो ये 2 तो गिवन है। और इंडिया की स्टोरी, और एक्चुअली ग्लोबली भी आप देखें, टॉप 100 रिचेस्ट पीपल देखेंगे आप दुनिया में, तो 3 सेक्टर से आते हैं, फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन और टेक। अच्छा, टेक का एक्चुअली वहाँ पे ये है कि टेक उनका प्लेटफॉर्म प्ले होता है या प्रोडक्ट प्ले होता है, यहाँ पे सर्विसेज प्ले है, बट दूसरा इंडिया में 1-2 और खास सेक्टर जो हमें लगते हैं, वो तो एक है जो China +1 प्ले हो रहा है, वो सेक्टर अच्छे लगते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग, आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा जो सेक्टर है वो डिफेंस है हमारे लिए, जो हमें डिफेंस अभी भी बहुत अच्छा लगता है। अभी भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ये लग रहा है, जैसे विक्रम जी ने बोला था कि वर्ल्ड में ये लड़ाइयाँ वगैरह जो छिड़ रही हैं, उसके चलते सबके डिफेंस बजट सबके हाई हो गए, तो हमें तो लगता है कि आउटसोर्सिंग प्ले के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है इंडिया। मतलब अभी तक हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस इक्विपमेंट्स ये सारे, अब हम एक्सपोर्ट करना शुरू करें। एक्सपोर्ट का चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि अपनी टेक्नोलॉजी हमने अभी लेनी चालू कर दी है यहाँ पे, तो करेक्ट, इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया थीम है। विक्रम सर तो बड़े जाने माने जाते हैं, स्टॉक पिकिंग तो खतरनाक होती है उनकी, ज़बरदस्त
सर मुझे नहीं पता आप स्टॉक बताएंगे नहीं बताना चाहें तो, लेकिन आपको क्या पसंद है इस दिवाली पर? नहीं बता पाऊंगा। लास्ट टाइम मैंने कैपिटल मार्केट, मैंने आशीष ने दोनों ने एक ही चीज़ बोली थी, कैपिटल मार्केट रिलेटेड एरियाज में फोकस करिए, देखिए क्या हुआ है। तो मुझे लगता है मैं दोनों से एक एक पिकअप करूंगा। आशीष का पॉइंट जो कंजम्पशन है, मुझे लगता है कंजम्पशन तो बहुत लंबी गेम है। कंजम्पशन कैसे खेलना चाहिए, आप बड़ी एफएमसीजी कंपनी जो 60 के पी पे मिलती है वो लो, या कंजम्पशन जो डिलीवरी करता है उसको लो, या कंजम्पशन जो लॉजिस्टिक्स संभालता है उसको लो, या कंजम्पशन टेक करता है उसको लो। जो प्रोसेसेस है कंजम्पशन के आजू बाजू, या कोई पैकेजिंग करता है उसको देखो। तो कंजम्पशन के आजू बाजू की चीजें वो मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है कंजम्पशन से, बिकॉज कंजम्पशन प्रॉब्लम ये है कि सेक्टर्स जो हैं एमएनसीज ज्यादा हैं और मोस्टली कंपनी 40-50 के पी पे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके एंसिलरी जो एरियाज हैं वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। एक मुझे लगता है बहुत अच्छा सेक्टर है। एक मिनट मैं ये थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। कंजम्पशन तो रहेगा ही मजबूत, उसके आसपास कौन से लॉजिस्टिक्स, वो कंपनी, सपोज आप किसी ई कॉमर्स कंपनी से कुछ मंगवा रहे हैं, आपके पास पार्सल डिलीवर कैसे हो रहे हैं वो देखिए, डिलीवरी कौन कर रहा है, खाना वाना कहीं किसी अच्छे होटल से मंगवा रहे हैं वो कौन डिलीवर कर रहा है, पैकेजिंग कौन करके दे रहा है, ये 3-4 आसपास वाली थीम। एक सिंपल देखिए, अमेजोन 11 साल पहले इंडिया में आया था, 2 लाख स्क्वायर फीट का वेयरहाउस था उसके पास, और 4 करोड़ स्क्वायर फीट का वेयरहाउस, 4 करोड़ सब मिला के। तो आप सोचो क्या कंजम्पशन तो यहाँ रहने ही वाला है, जैसे आशीष ने बताया, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट ही नहीं, बट उसके आजू बाजू के सपोर्टिंग प्ले एक अच्छा रहेगा। दूसरा जो दिनशा ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल गुड साइकिल अभी शुरू हुई है। पिछले हम देखें तो 15 साल से केपेक्स था ही नहीं, गवर्नमेंट मेहनत करती थी, स्टेट गवर्नमेंट मेहनत करता था केपेक्स के लिए। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट कंपनियों को केपेक्स करना, उनको रियलाइज हो रहा है कि ये अनसर्टेन वर्ल्ड में हमको हमारी स्टेबिलिटी या मेक इन इंडिया करना ही पड़ेगा। तो उसके पीछे प्लस गवर्नमेंट तो इतना सपोर्टिव है, आपने कोई इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी स्ट्रक्चरली नीचे ही बैठे हुए हैं, दुनिया में देखो, इंडिया में देखो, टैक्स देखो, आप नई कंपनी, आप नया ब्राउनफील्ड डालते हो 17% 18% पे आप टैक्स पे करके निकल जाते हो, 27% अपना कॉर्पोरेट टैक्स रेट है, 28%, 29% व्हाटएवर, करेक्ट। ये टैक्स रेट नीचे हैं, सब जगह से माहौल अच्छा है, तो इसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देखा, थोड़ा फार्मा में देखा है, केमिकल में देखा है, बट वो बड़े स्केल पे आना बाकी है। तो मुझे अगला 15 साल 10-15 साल भी मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स रिलेटेड थीम ये चलता ही रहेगा। जैसे पिछले 25 साल सर्विसेज बड़ा थीम था, आईटी सर्विसेज, अगले 15-20 साल में अगर हम बराबर ध्यान दे तो मुझे कैपिटल गुड साइकिल और उसके सराउंडिंग सेक्टर्स वहाँ बड़ा प्लेयर। मैं वही आ रहा था, उसके भी आसपास वाले सेक्टर्स बताओ जैसे इसके बताया आपने। तो मुझे रेटिंग एजेंसी लगते हैं कि बहुत अंडर यूटिलाइज हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ओके। आप अगर केपेक्स साइकिल नहीं चलती तो रेटिंग बोरोज नहीं आते, बोरो नहीं आता तो रेटिंग एजेंसीज नहीं चलती, तो रेटिंग एजेंसीज का बड़ा अपॉर्चुनिटी है, उसमें ESG रेटिंग आ सकता है, एक नई अपॉर्चुनिटी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रेटिंग में। कैपिटल गुड्स रिलेटेड जो मेन स्ट्रीम स्टॉक हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आउटसोर्स कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं, वो बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आई थिंक बहुत बड़ा सेक्टर ये कैपिटल गुड्स वाला, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसेस है वो शायद आप शॉर्ट टर्म में नहीं चले, बट मुझे लगता है उसमें भी डीप में लेते रहना चाहिए। ठीक बात है। अब मैं आपसे तीनों से एक ही सवाल पूछूंगा, रेटिंग देनी है आपको 4 एसेट क्लास में, अब से लेकर अगली दिवाली तक सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बनेगा? एक तो हो गया आपका इक्विटी, ठीक है, दूसरा फिक्स इनकम, तीसरा गोल्ड, और चौथा रियल इस्टेट। तो बताएं सर आपके हिसाब से किस क्रम में सबसे ज़्यादा, किस में सबसे कम, किस में? मैं तो सारी रेटिंग सिर्फ इक्विटी को दूंगा, पूरा 100%? पूरा 100% रेटिंग इक्विटी को दूंगा, क्योंकि इक्विटी आप देखिए ग्लोबली देख लीजिए, फॉरगेट इंडिया, ग्लोबली और इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा है। गिवन मतलब एक अरसा दे दीजिए, अगर जो लंबा इनफ अरसा देंगे, इक्विटी ऑलवेज आउटबीट्स एवरी अदर एसेट क्लास। रियल एस्टेट हो जाए, गोल्ड हो जाए, डेट तो बिल्कुल ही, आई मीन हमारी इकोनॉमिक ग्रो इतने फास्ट हो रही है, तो डेट तो मुझे लगता है। आशीष सर? सो अगर प्योरली, मतलब मैं सहमत हूँ दिनशा जी से, लेकिन प्योरली अगर मेरे ख्याल में अगर आप इस दिवाली से अगले दिवाली की अगर आप बात करते हैं तो ये बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ माहौल है। और मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट हाफ यहाँ से लेके होली अलग देखेंगे और होली से फिर दिवाली अलग देखेंगे, तो ये काफ़ी यूनिक माहौल है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बॉन्ड में पैसा नहीं बनेगा तो फिर इक्विटी में पैसा बनना भी मुश्किल ही है, क्योंकि क्या है कि ब्याज दर अगर नीचे नहीं आते हैं, समझिए कि यूएस में पॉलिसी चेंज नहीं होती है, ब्याज दर अगर कंट्रोल में नहीं आते, US डॉलर अगर अपनी स्ट्रेंथ नहीं छोड़ता है, और तो हमारे यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स इसी लेवल पे रहेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट इसी लेवल पे रहेंगे और बाहर का माहौल ऐसा ही रहेगा, तो इक्विटी के लिए ग्रेविटेशनल पुल जिसको बोलते हैं वो बना रहेगा। तो लंबे अरसे में तो इक्विटी में बहुत पैसा बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है केवल। लेकिन अगर अगले 1 साल की अगर आप बात करें तो काफ़ी यूनिक सिनेरियो है। मुझे ऐसा लगता है पहले डेट में भी पैसा बनेगा और सेकेंड हाफ में इक्विटी में पैसा बनेगा। ओके, फर्स्ट हाफ में डेट, सेकंड हाफ में इक्विटी। और ऑड चीज़ ये है कि
गोल्ड भी खराब नहीं है अभी। अगर आप 1 साल पर्सपेक्टिव से बोलते हैं तो, क्योंकि देखिए जो पहले 2 चीज़ें मैंने बोली, डेट और ये गोल्ड, ये बाहर के माहौल को रिलेटेड है, बैलेंस कर देते हैं। यस। लेकिन अगर यहाँ से आप अगली दिवाली तक का टाइम देते हैं तब तक इक्विटी बेटर करेगा। विक्रम सर? आपकी चॉइस सेम चॉइस मेरी भी है। अच्छा, इसी क्रम में इक्विटी, फिक्स इनकम, गोल्ड और रियल एस्टेट, सेम टू सेम। अच्छा, चलिए बढ़िया। तो ये है आपके लिए, पैसा तो बनेगा और लगभग हर एसेट क्लास में बनेगा, लेकिन इक्विटी ज़्यादातर सालों में विनर रहती है, इस बार भी रहेगी। और अगर आपको लगता है कि बहुत तेज़ी हो गई तो पिछले 2 दिवाली से अब तक देखें तो कोई खास मार्केट हमारे भागे नहीं है। ये अलग बात है कि इस दिवाली पे आप सबके चेहरे पे खुशियाँ इसलिए है कि आपके पसंदीदा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी कमाई हुई है। और ये सब आपको डायरेक्शन दिया हमारे इन 3 दिग्गज ने, दिनशो सर, आशीष सर और विक्रम सर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें अगली दिवाली पर और ज़्यादा मुस्कुराहट और ज़्यादा समृद्धि और ज़्यादा ग्रोथ के साथ आप सबसे मुलाकात हो। इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।